जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। साथियों, हम लोग अपने एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के आपके जो 20 प्रश्न हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं और आज ये हमारी चौथी क्लास होगी। तो जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए कह रहे थे, तो बच्चों इसके लिए मैंने एक नया ग्रुप बना दिया है और नया ग्रुप है तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। जीडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह होंगी और आपके जो पीडीएफ होंगे वो सब मैं उसमें डालता रहूँगा। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अपने पहला प्रश्न देखिएगा, तमिलनाडु किस भारतीय राज्य की दीगरू मिसमी जनजाति का एक धार्मिक त्यौहार है? किसकी बात कर रहा है बच्चा? तमिलनाडु की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में जो मिसमी जनजातियां हैं ना, उनके द्वारा मनाया जाता है और यहीं अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में? एक है आपकी डाफला, एक है बच्चा आपकी मिरी, एक है आपकी अबोर और एक पहाड़ी है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या है? मिसमी पहाड़ियाँ। और इन्हीं के नाम से वहाँ पर आपको जनजातियाँ भी मिलेंगी, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा जी, अब ध्यान रखिएगा जरा, अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो एक आपका उत्सव मनाया जाता है बच्चों, जिस उत्सव को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सोलुंग उत्सव। और ये जो सोलुंग उत्सव है ना, वहाँ पर एक जनजाति है, ध्यान रखिएगा, अदीस जनजाति, इसके द्वारा मनाया जाता है। एक उत्सव है अरुणाचल प्रदेश का जिसका नाम है बच्चा लोसर उत्सव और ये मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, वहाँ की मोनेया जनजाति है बच्चा, उसके द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है बच्चा, आपके सीजीएल में आया हुआ सवाल था कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति है? तो आपा तानी जनजाति है और इसके द्वारा वहाँ पर ड्री उत्सव मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। झारखंड की बात की जाए बच्चों तो झारखंड का एक उत्सव बड़ा फेमस है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है टूसू उत्सव और यहीं पर आपको झारखंड में ही, ध्यान रखिएगा, भगत परवा भी देखने को मिलता है। तो टूसू और भगत परवा कहाँ का है? झारखंड का है। मध्य प्रदेश की बात करें बच्चों तो मध्य प्रदेश में एक आपका उत्सव है जिसका नाम है नीरजा। क्या नाम है बच्चा? नीरजा उत्सव, यह आपका मध्य प्रदेश का है। अच्छा, उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा का ध्यान रखिएगा बच्चों, एक उत्सव है जिसका नाम है नवकलेश्वर उत्सव। तो नवकलेश्वर कहाँ का है? यह आपके उड़ीसा का है। बहुत बढ़िया, आइए आगे। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर मुन्नेश्वरम किस देश में स्थित है? क्या बोला? मुन्नेश्वरम मंदिर आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों बहुत सारे हिंदू मंदिर भारत से बाहर भी हैं। मुन्नेश्वरम मंदिर आपको श्रीलंका में मिलेगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। श्रीलंका में ही आपको एक और बड़ा फेमस मंदिर है बच्चा, जिसको कहते हैं कोडेश्वरम मंदिर। तो ये भी कहाँ का है? श्रीलंका का है। नेपाल में अगर देखेंगे बच्चों तो बड़ा फेमस है पशुपतिनाथ मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है बच्चों। अच्छा जी, अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो क्या यहाँ पर कोई हिंदू मंदिर है? तो बिल्कुल है बच्चों, माता हिंगलाज मंदिर। ध्यान रखिएगा, माता हिंगलाज मंदिर कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में। अच्छा, बांग्लादेश में सबसे बड़ा मंदिर है जिसका नाम है ढाकेश्वरी मंदिर, ढाका में है बच्चा, और बांग्लादेश का सबसे बड़ा मंदिर है और ये एक हिंदू मंदिर है। अच्छा, कंबोडिया का एक मंदिर है बच्चों जिसका नाम है प्रीत विहार मंदिर। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ का है? कंबोडिया का। बहुत बढ़िया, आगे आइए। द डार्क रूम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? क्या बोला? द डार्क रूम की बात कर रहा है बच्चों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आर.के. नारायण की बात करें बच्चों तो इनका एक और बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, नाम है जिसका माई डेट लेस डायरी। अगर पूछे माई डेट लेस डायरी तो ये भी ध्यान रखिएगा किसका है? तो बच्चों आर.के. नारायण का है। इन्हीं की एक और है जिसका नाम है बच्चों द गाइड। किसका है ये? आर.के. नारायण का है। बहुत बढ़िया बच्चों। रॉबिन शर्मा की अगर बात करें तो इनकी एक पुस्तक बड़ा फेमस है जिसका नाम है 5 AM क्लब। क्या नाम है बच्चा? 5 AM क्लब,
रॉबिन शर्मा का है। रस्किन बॉन्ड की बात करें बच्चों तो इनका एक किताब है, ध्यान रखिएगा, द गर्ल ऑन द ट्रेन। द गर्ल ऑन द ट्रेन किसकी है बच्चा? ये आपके रस्किन बॉन्ड की है, ध्यान रखिएगा। बाकी चेतन भगत की तो बहुत सारी हैं, 5 पॉइंट समवन है, इसके बाद वन इंडियन गर्ल है, और भी हाफ गर्लफ्रेंड वगैरह हैं जिन पर मूवी भी बन चुकी है, आपको पता है। आइए आगे देखिए, प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? बात कर रहा तालीकोटा के युद्ध की, तो अगर इसकी बात करें बच्चों तो एक हुआ करता था आपका अहमदनगर। अहमदनगर साम्राज्य की बात करें तो ये आपके दक्षिण भारत में था, और दूसरा था आपका बच्चों जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। और इन्हीं के देखेंगे एक युद्ध हुआ दोनों के बीच में, जो आपका 1565 में हुआ था बच्चों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, इसी तालीकोटा के युद्ध को अगर आप लोग देखेंगे बच्चों तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखिएगा, राक्षस तांगड़ी का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य में एक बड़े फेमस राजा रहे हैं जिनका नाम है बच्चों कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में आ जाए तो, जिसको कहते थे क्या? अष्ट दिग्गज। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? तो बच्चा केंद्रीय सतर्कता आयोग को आप लोग सीबीसी कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी बात करें बच्चों तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। जो आपका दूसरा वित्त आयोग था ना बच्चों, इस दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे जिनका नाम था के संथानम, और इन्हीं के रिपोर्ट पर भारत में सीबीसी की स्थापना हुई थी। किस लिए? तो भारत में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, ध्यान रखिएगा इसको। इसका जो आपका अध्यक्ष होता है ना, उसका कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो नाम था उनका क्या? श्रीनिवास। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? बहुत बढ़िया। भारत में अगर आप भागवत धर्म की बात करेंगे ना बच्चों, तो इसका सबसे ज़्यादा विकास आपका शुंग वंश के कार्यकाल में देखने को मिलता है। शुंग वंश की बात करें बच्चों तो 185 ईस्वी पूर्व से लेकर के 73 ईस्वी पूर्व तक इसका शासन रहा। स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग ने की थी बच्चों। और इन्हीं के दरबार में अगर आप देखेंगे तो एक यवन राजदूत आया था बच्चों, जिसका नाम था क्या? याद रखिएगा, जिसका नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था बच्चों? हेलियोडोरस। और इसी ने बेसनगर स्तंभ लेख बनाया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। उसको हम लोग गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में सवाल बनता है। अच्छा, ये जो आपका पुष्यमित्र शुंग था ना, इसको याद रखिएगा, इसने जो आपका सांची का स्तूप था ना, इसका पुनर्निर्माण कराया था और मध्य प्रदेश में एक नया स्तूप बनवाया था जिसका नाम है भरहुत का स्तूप। बहुत बढ़िया। आगे आइए, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की? बहुत बढ़िया। तो साथियों, पाकिस्तान की मांग जो की गई थी ना, वो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी। कब रखी गई? लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ आपका? तो ये याद रखिएगा, ये 1940 का है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान शब्द 1933 में आपके चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर हुआ करते थे। मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग का गठन आपका 1906 में किया गया था बच्चों, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका ढाका में हुआ था बच्चों। इसका प्रथम अधिवेशन अगर आप देखेंगे तो ये आपके 1908 में हुआ था और ये अमृतसर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए आगे, मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? क्या बोला? मित्र मेला नामक संगठन।
तो बच्चों मित्र मेला की बात करें तो इसकी स्थापना सावरकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? ध्यान रखिएगा 1899 में की गई थी बच्चा। और कहाँ पर की गई थी? तो ये भी याद रखिएगा नासिक में की गई थी बच्चा। बहुत शानदार। आगे चल कर के यही जो आपका मित्र मेला है ना, यही 1904 में जाकर के आप देखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो गया? तो ये कन्वर्ट हो गया था आपका अभिनव भारत सोसाइटी। ध्यान रखिएगा आगे चल कर के यही आपका अभिनव भारत सोसाइटी के रूप में परिवर्तित हो गया था। लाला हरदयाल की बात करें बच्चों तो इन्होंने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। मदन लाल ढींगरा की बात की जाए बच्चों तो इन्होंने 1909 में कर्नल वायली की क्या कर दी थी? कर्नल वायली की हत्या की थी बच्चों। ध्यान रखिएगा किसने? मदन लाल ढींगरा ने। और सचिंद्र नाथ सान्याल की बात करें बच्चों तो इनकी एक पत्रिका है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है बंदी जीवन। और ये पत्रिका जो है बच्चा इसको क्रांतिकारियों का बाइबल कहा जाता है। बहुत शानदार। आगे आइए। एक दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करता है क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण की बात कर रहा है। जो आपके डेंटिस्ट होते हैं ना, वो अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। क्यों? क्या कारण है? तो देखिए बच्चों बताता हूँ आपको। जो आपका अवतल दर्पण होता है ना, वो जो आपकी प्रकाश की किरणें होती हैं, उन प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर फोकस करता है। आप लोग टॉर्च जलाते हैं ना, उसमें भी अवतल दर्पण ही होता है और एक पॉइंट पे प्रकाश आपका जाकर के टिकता है। तो इसमें जो आपका प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो आपका आभासी और बड़ा बनता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अच्छा याद रखिएगा अगर प्रतिबिंब छोटा बने तो वो कौन सा दर्पण होगा? वो आपका उत्तल दर्पण होगा। और प्रतिबिंब अगर आकार में समान दिखे तो समान दिखेगा तो ध्यान रखिएगा समतल दर्पण होगा आपका। अच्छा अवतल दर्पण का आप लोग उपयोग और कहाँ करते हैं? तो ध्यान रखिएगा जो आपका सूक्ष्मदर्शी होता है ना, इस सूक्ष्मदर्शी में भी आप लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं बच्चों। टार्च में तो करते ही हैं। जो वाहनों की हेडलाइट होती है ना, उस हेडलाइट में भी आप लोग क्या लगाते हैं? अवतल दर्पण लगाते हैं। बहुत बढ़िया। आगे आइए। निम्नलिखित में से किसे माइक्रो फाइनेंस के जनक के रूप में जाना जाता है? बहुत बढ़िया बच्चों। माइक्रो फाइनेंस की अगर बात करें तो देखिए इसका जनक कहा जाता है आपके मोहम्मद यूनुस को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। इन्होंने ही, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इन्होंने ही ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था बच्चों। ध्यान रखिएगा 2006 में। किसने? मोहम्मद यूनुस ने। अमर्त्य सेन की बात करें बच्चों तो इनको भारत में आपको पता है 1998 में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिल चुका है अमर्त्य सेन जी को। बहुत शानदार। भारत में अगर आप ग्रामीण बैंक देखेंगे ना तो भारत का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो याद रखिएगा उसका नाम है प्रथमा बैंक। उत्तर प्रदेश में खोला गया था बच्चों, जिसको आप लोग आरआरबी कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक। वर्तमान में टोटल 82 रीजनल रूरल बैंक है भारत में। और भारत में जो माइक्रो फाइनेंस है ना, इससे संबंधित एक समिति का नाम याद रखिएगा बच्चों, जिस समिति का नाम है मालेगाम समिति। ये किससे संबंधित है? आपके माइक्रो फाइनेंस से। बहुत बढ़िया। आगे आइए। जब बेकिंग पाउडर पानी में मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? बहुत बढ़िया बच्चों। अगर बेकिंग पाउडर की बात करें तो इसी को आप लोग क्या कहते हैं? इसी को आप लोग याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जानते हैं। एग्जाम में सवाल बना है सीजीएल में, ध्यान रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका नाम है? तो बच्चा आपके बेकिंग पाउडर का नाम है। इसी को आप लोग खाने का सोडा कहते हैं। बच्चों केक को फुलाने के लिए, जो केक बनता है ना, उसको फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और इसमें पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आगे देखिए। वीरता पदक पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? क्या? वीरता पदक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा।
वीरता पदक मिला है किसको? तो याद रखिएगा दीपिका मिश्रा को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ये जो बच्चा गीतिका कौल है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये सियाचिन में तैनात, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सक हैं ये, ध्यान रखिएगा गीतिका कौल को। बच्चा अलका मित्तल की बात करें तो ये आपके ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। और आपको नल्ला थंबी कलाई सेल्वी की अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा जो आपका CSIR है ना, इस CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है कौन? तो नल्ला थंबी कलाई सेल्वी। ध्यान रखिएगा कोई सा भी इसमें से एग्जाम में आपके आएगा जरूर। आइए आगे देखिए, किस देश के अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो बच्चों दुनिया में 7 अजूबे पहले से थे और अंकोर वाट मंदिर जो है इसको 8वां अजूबा घोषित किया गया है। और ये मंदिर ध्यान रखिएगा भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको है? भगवान विष्णु को। निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखिएगा इसका निर्माण कराया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने बच्चा? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है और ये आपके कंबोडिया में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आइए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है? मतलब शतरंज को रेगुलेट करता है। तो बच्चों शतरंज का शासी निकाय है आपका फीडे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसकी स्थापना की गई थी 1924। कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा पेरिस में। और इसको हेडक्वार्टर बनाया गया था। आगे चल कर के इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? तो इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया लुसाने में, जो आपका स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, जो भारतीय शतरंज संघ है, ध्यान से समझिएगा, जो आपका भारतीय शतरंज संघ है बच्चा, इसकी स्थापना कब की गई थी जरा बताइए तो भारतीय शतरंज संघ 1951 में बना था और हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, फीफा की बात करें बच्चों तो इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। अच्छा, आईओसी बच्चे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये आपकी बनी थी, ध्यान रखिएगा 1894 में। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट वाला, तो इसको देखेंगे ये आपका 1909 का है, ध्यान रखिएगा। आ जाइए आगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? क्या बोला? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आपसे पूछ रहा बच्चा, तो ध्यान से समझिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ पर की गई थी? तो ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क में की गई थी बच्चा। किसके द्वारा? तो एक हुआ करती थी जिनका नाम था बच्चों मैडम ब्लाटवस्की। ध्यान से समझ लीजिए, मैडम ब्लाटवस्की। और एक हुआ करते थे बच्चों जिनका नाम था कर्नल अलकाट। इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। आगे चल कर के 1882 में इसका हेडक्वार्टर खोला गया। कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा हेडक्वार्टर खोला गया आपके मद्रास में। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। आ जाइए आगे, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? क्या बोला? मुंबई की मीठी नदी। ये बच्चों अगर इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा मीठी नदी आपके मुंबई के विहार झील से निकलती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अच्छा, मुंबई में ये जो लोनार झील है ना बच्चों, इसको याद रखिएगा, ये आपके क्रेटर झील का उदाहरण है। अब आप पूछेंगे सर क्रेटर झील क्या होता है? तो क्रेटर झील होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित जो झीलें होती हैं उनको आप लोग क्रेटर झील कहते हैं। बहुत शानदार। आगे आइए, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो पहली बात समझ लीजिए कि उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है ना, ये बच्चों आपके सर्दियों में होती है, ठंडियों में। और ये जो वर्षा होती है ये याद रखिएगा आपके कोरोमंडल तट पर होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा बच्चा। ये जो कोरोमंडल तट है ना, ये आपका कहाँ पर पड़ता है?
तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है ना, इसी को आप लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल वाले हिस्से को मालाबार तट कहते हैं, गोवा वाले हिस्से को कोंकण तट कहते हैं और गुजरात वाले हिस्से को काठियावाड़ तट कहते हैं। अच्छा, भारत के सर्दियों में एक और वर्षा होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। तो अगर पूछे कि पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा कहाँ होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठंडियों में उत्तर भारत में होती है बच्चा। ये भी सवाल आपसे बनता है। आ जाइए आगे। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? क्या बोला? ठुमरी संगीत की बात कर रहा बच्चा। तो ठुमरी संगीत याद रखिएगा ये आपके कथक से है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। भरतनाट्यम ये आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का है बच्चा। सत्रिया तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा, और कथकली बच्चों ये आपको कहाँ? केरल में। और कथक आपका देखने को मिलेगा यूपी में। कौन कौन से घराने हैं कथक से संबंधित? तो याद रखिएगा एक घराना जिसका नाम है बच्चा पटियाला घराना, एक घराना है बच्चों बनारस घराना, ये भी आपके कथक से है, और जो आपका लखनऊ घराना है ना बच्चा, ये भी आपके कथक से है। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, जिनका नाम है गिरिजा देवी। क्या नाम है बच्चा? गिरिजा देवी। और गिरिजा देवी किससे संबंधित हैं? तो ये आपके कथक से हैं। एक और नाम पूछता है आपसे बच्चों, जिनका नाम है निर्मला देवी। तो निर्मला देवी का भी संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा आपके कथक से है। और गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है बच्चों, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मोरिया नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? क्या बोल रहा है? मोरिया। तो ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, ये मोरिया जो है ना, ये राजस्थान की गरसिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अच्छा, ये जो गरसिया जनजाति है इसी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, मांदल नृत्य भी आपका किया जाता है। राजस्थान का ही एक बड़ा फेमस है बच्चों, जिसका नाम है चरी नृत्य, और ये आपके ध्यान रखिएगा वहाँ के गुर्जर जनजातियों के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में ही एक नृत्य है बच्चों, ध्यान रखिएगा, गैर नृत्य, और ये वहाँ की जो भील जनजातियाँ हैं उनके द्वारा किया जाता है। अच्छा, राजस्थान का एक बड़ा फेमस नृत्य है जिसका नाम है बच्चों कालबेलिया। क्या नाम है बच्चा? कालबेलिया नृत्य, और ये कालबेलिया जनजातियों द्वारा होता है, जिसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। और कालबेलिया से संबंधित एक महिला का नाम बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बड़ा पूछता है, नाम है इनका गुलाबो सपेरा। यह आपके एसएससी में आया था बच्चों। गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया से है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे आइए, किस जलसंधि के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? बहुत बढ़िया बच्चों, पनामा जलसंधि की बात करें तो पनामा जलसंधि, ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, जिब्राल्टर जलसंधि की बात करें तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके मेडिटेरेनियन सी को भूमध्य सागर को बच्चा अलग करती है। किससे? तो आपके अटलांटिक महासागर से। पाक जलसंधि ये भारत को अलग करता है। किससे? भारत को अलग करता है बच्चों श्रीलंका से। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा 9 डिग्री चैनल द्वारा कौन कौन अलग होता है। तो बच्चों ये जो आपकी पाक जलसंधि है ना, एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट पाक, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था, और ये मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे। ये जलसंधि तमिलनाडु को आपके श्रीलंका में एक द्वीप पड़ता है जिस द्वीप का नाम है जाफना द्वीप, इन दोनों को जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं।